आज मेहनत का साथ निभा लो तुम। आज मेहनत का साथ निभा लो तुम, हर सपने को अपना बना लो तुम। आज मेहनत का साथ निभा लो तुम, हर सपने को अपना बना लो तुम। कल नाम खुद ही चमक जाएगा, कल नाम खुद ही चमक जाएगा। बस आज खुद को जगा लो तुम, बस आज खुद को जगा लो तुम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज वर्मा आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड पार्ट, जहां हम इस चैप्टर को और अधिक गहराई से समझेंगे और आपके कंसेप्ट्स को पूरी तरह क्लियर करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और फॉर्मेलिटी जैसे टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, साथ में ये नोट करते रहेंगे तो आपको और अधिक अच्छे से समझ में आएगा और आपके अच्छे नोट्स भी बनते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट लेक्चर। पहला टॉपिक बेटा जो है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी is an important method to express the concentration of a solution. किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मोलैरिटी एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है। क्या होता है मोलैरिटी? देखते हैं बेटा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है बेटा, वो सोल्यूट के कितने मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, इस मोलैरिटी को जो हम डिनोट करेंगे वो किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। अगर पूछा जाए कि मोलैरिटी का सिंबल क्या है तो कैपिटल एम, और मोलैरिटी की यूनिट क्या है, किस यूनिट के द्वारा हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से हम इसको डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इज आल्सो कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं? किसी सॉल्यूशन का जो मोलर कंसंट्रेशन है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। यानी मोलैरिटी को मोलर कंसंट्रेशन भी हम बोल सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है। तो आप बता सकते हैं सोल्यूट के मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट हैं, वही कहलाती है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या है बेटा? मोल पर लीटर। फॉर्मूले की बात कर ले कि मोल्स पर लीटर, मोल्स को हम जानते हैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, V is the volume of solution, volume of solution। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन वी इन लीटर। हम जानते हैं बेटा कि जो मोल्स होते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। एंड एम क्या है? एम इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
तो जो मोल्स होते हैं बेटा, मोल्स क्या हो गया, W/m, हमने फॉर्मूला निकाला था m इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन वी लीटर, एंड n इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल W/m। तो स्मॉल W बाई स्मॉल m अगर रखते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल W अपॉन स्मॉल m इंटू V। V इज द वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में रखना है बेटा, लीटर में रखना है। तो ये हो गया मोलरिटी का सेकेंड फॉर्मूला। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं दे रखा है, वॉल्यूम किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो बेटा फॉर्मूला आपका बन के क्या आ जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू v इन ml। w क्या है यहां पे, w इज द मास ऑफ सोल्यूट, W इज द मास ऑफ सोल्यूट। स्मॉल m क्या है बेटा यहां पे, स्मॉल m इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसको किस में लेना है, ml में लेना है, और ml में अगर लेना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके फॉर्मूले होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इज गिवन। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी हो और सॉल्यूशन का मास परसेंट दे रखा हो, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन m। यहां पे बेटा जो x है, x क्या है आपका, मास परसेंट है, मास परसेंट है। d क्या है आपका, d इज द डेंसिटी, d इज द density of solution, and m is the molar mass। तो यहां पे m जो हो गया आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया। क्लियर है, मोलरिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन m। x क्या है, मास परसेंट हो गया, d इज द डेंसिटी हो गई, एंड स्मॉल m इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये एक आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। इस पे भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझेंगे। आगे देखते हैं, इफ द नॉर्मलिटी ऑफ, इफ द नॉर्मलिटी, सॉरी इट्स नॉट नॉर्मलिटी, its molarity। If the molarity of V1 ml solution is M1 and, यहां पे गड़बड़ है, सही कर लेना, and molarity of V2 ml solution is M2। मतलब अगर सॉल्यूशन आपका है V1 ml सॉल्यूशन है तो उसकी मोलरिटी M1 है, और V2 ml सॉल्यूशन है तो उसकी मोलरिटी क्या है, M2 है। तो क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। जैसे नॉर्मलिटी में आया था एक आपका फॉर्मूला N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, वैसे यहां पे फॉर्मूला बन गया M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोलरिटी इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन बोलते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा मोलरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, when two solutions of the same solute are mixed, then normality of the mixture solution is। अगर बेटा एक ही सोल्यूट के दो सॉल्यूशन अगर हमने बनाए हैं और उन दोनों सॉल्यूशन को अगर आपस में हम मिक्स कर दें, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी क्या होगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, m इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहां पे बेटा जो ये m है, ये क्या है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बन गया है उस मिक्सचर सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है उसको कैपिटल M से डिनोट कर दिया। M1 V1 फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1, दूसरा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी M2 और वॉल्यूम V2। ठीक है, तो मिक्सचर सॉल्यूशन की मोलरिटी को हम ऐसे
जो है कैलकुलेट करेंगे। बस यहां पर ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि वो जो दोनों सॉल्यूशन है वो सेम सोल्यूट के होने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। इफ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है तो उस सॉल्यूशन को बेटा बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। एग्जामिनर ये भी पूछता है, डू यू नो व्हाट अबाउट मोलर सॉल्यूशन, व्हाट इज मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन कौन सा होता है, मोलर सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी मोलैरिटी 1 होती है। द सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 आर कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी की वैल्यू 1 होती है उसे हम मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर मोलैरिटी 1/2 हो जाए, हाफ हो जाए, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1/2 हो तो उसको क्या कहेंगे, सेमी मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर मोलैरिटी 1/10 है तो उसे क्या बोलेंगे, डेसी मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और अगर मोलैरिटी 1/1000 है तो उसे क्या कहेंगे, सेंटीमोलर 1000 है। सॉरी, मोलैरिटी अगर 1/100 है तो उसे क्या बोलेंगे, हम सेंटीमोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। मोलैरिटी 1/100 है तो सेंटीमोलर, मोलैरिटी 1/1000 है तो उसे क्या बोलेंगे, मिलीमोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे भी पूछ दिया जाता है 1.2 का मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी इसकी कितनी हो गई, 0.5। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.5 है तो क्या कहेंगे, उसको सेमी मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 है तो उसे क्या बोलेंगे, डेसी मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। और 1/100 को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.01 तो क्या बोलेंगे, सेंटीमोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर मोलैरिटी m/1/1000 दैट इज 0.001 है तो उसे क्या बोलेंगे, हम मिलीमोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर हो गया। कई बार क्वेश्चंस में मोलैरिटी डायरेक्ट नहीं दे रखी होती है, इस टर्म में दे रखी होगी कि एक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1/1000 है या m/1000 है, m/10 है, या ऐसे दे सकते हैं किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.5 0.02 तो उसे क्या कहते हैं, तो ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, लाइक नॉर्मलिटी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीजेज। हम जानते हैं कि यहां पर भी मोलैरिटी के फॉर्मूले में भी बेटा, मोलैरिटी के फॉर्मूले में भी वॉल्यूम का टर्म था, वॉल्यूम का टर्म है, वॉल्यूम का टर्म है। और हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम वेरी करता है। कैसे वेरी करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपने देखा कि मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हम जानते हैं यहां पे भी कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, सो मोलैरिटी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि मोलैरिटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिक्रीज करेगी। अगर कोई आपसे पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपने आंसर दिया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। पर्सन ने तुरंत आपसे फिर से पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, देन यू से दैट, क्या कह सकते हैं आप कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, जिससे उसकी मोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया ना इतना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। अगर हम देखें, अभी हमने नॉर्मलिटी भी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में मोलैरिटी भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ी है। तो हम जानते हैं कि मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू W/m into V in लीटर। मोलैरिटी क्या हो गई, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हम नॉर्मलिटी देखें, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू
स्मॉल w अपॉन E इंटू वी इंटू एम एल। नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। ये जो बेटा वॉल्यूम है, सॉरी, ये वॉल्यूम जो है आपका, ये वॉल्यूम किस में रखेंगे? यहाँ पे लीटर में रखेंगे। वॉल्यूम यहां भी क्या होगा? लीटर में। इसको हम इक्वेशन, या भी इक्वेशन 2 नहीं मानते, एक काम करते हैं, नॉर्मलिटी हो गई, मोलरिटी हो गई, हम यहां पे जो इक्विवेलेंट मास बेटा दे रखा है, ये इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू m बाई n। m क्या है आपका? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एंड n क्या है? n क्या हो सकता है? ये एसिडिटी हो सकती है, एसिडिटी ऑफ बेसिस में एसिडिटी होती है, या फिर क्या हो सकता है? बेसिसिटी हो सकती है, बेसिसिटी। और बेसिसिटी किस में होती है? एसिड्स में होती है। या फिर क्या हो सकता है? ये वैलेंसी फैक्टर हो सकता है, वैलेंसी फैक्टर। तो E इज इक्वल टू m बाई n। अगर हम E की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दे, सपोज दैट इसको 2 ही इक्वेशन माने, यहां पे लिख देते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर इसकी बेटा वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं तो देखिए क्या बनेगा आपका? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w। E के प्लेस में हमने क्या रखा? m बाई n। तो m यहां पे आ गया और n कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इसको हम इक्वेशन 3 मान लें। ओके, नाउ अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 क्या थी? इसमें मोलरिटी बाई नॉर्मलिटी, ये हो गया। या W बाई m इंटू वी इन लीटर, W इंटू n अपॉन m इंटू वी इन लीटर। ये देखिए यहां पे बेटा, ये W से कैंसिल हो गया, m से कैंसिल हो गया, वॉल्यूम से कैंसिल हो गया। क्या बचता है आपका? मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 बाई n। मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 बाई n। या हम क्या कह सकते हैं? देखो बेटा यहां पे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलरिटी, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया कि मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा, इक्वेशन फर्स्ट लिख दी, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखा, इक्वेशन 2 लिख दी। वी नो दैट क्या जानते हैं हम? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई n। n is the acidity of bases, n is the basicity of acids, या n is the valency factor। So E is equal to m by n की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो ये आपका बनता है, यहां जो इक्वेशन 3 बन जाती है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट हमको मिला वो n is equal to m by n, and this is the relation between normality and molarity। हम कह सकते हैं क्या कि normality is equal to n into molarity। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में आपको नॉर्मलिटी दे रखी हो और मोलरिटी फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इजीली इस इक्वेशन का यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके आप उसकी मोलरिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। n क्या है यहां पे? n इज द एसिडिटी ऑफ बेसिस या बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, या फिर क्या है? वैलेंसी फैक्टर। अगर हम इस n की बेटा बात करें तो थोड़ा सा अगर हम देखते हैं यहां पे, एसिडिटी किस में होती है? एसिडिटी होती है बेसिस में। और बेसिस में सपोज दैट आपने बेस लिया NaOH
इसको एक्वस सॉल्यूशन में आप डालोगे तो ये डिसोसिएट होकर बनाएगा Na+ और OH-। हम कह सकते हैं कि एसिडिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ OH- आयन। कोई बेस डिसोसिएट होने के बाद जितने OH- आयन देता है वही बेटा उसकी कहलाती है एसिडिटी। सेम वे एसिड्स की बात अगर करें तो एसिड्स में क्या होती है, बेसिसिटी होती है। एसिड्स में बेसिसिटी होती है। अगर किसी एसिड को सपोज HCl ले लिया, HCl एसिड है, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर बनाएगा H+ और Cl-। जो बेसिसिटी बेटा होती है वो बेसिसिटी इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ H+ आयन के। जितना कोई एसिड डिसोसिएट होकर के H+ आयन देगा वही उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। सो द बेसिसिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू 1। एंड यहां पे बेस की बात कर रहे थे, यहां पे इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एसिडिटी किसके बराबर होती है, एसिडिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH- आयन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा वैलेंसी फैक्टर की बात कर लें। अगर वैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं हम, सपोज दैट आपके पास NaCl है, NaCl अपने एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोसिएट होगा बेटा क्या बनेगा, Na+ और Cl-। यहां पे जो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, वैलेंसी फैक्टर N इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। यहां पे देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल है, कितने हैं, 1 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने N की वैल्यू निकालना आपको आता है और आपको ये फॉर्मूला पता है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलरिटी होता है, तो अगर किसी क्वेश्चंस में अगर नॉर्मलिटी दे रखी है और मोलरिटी पूछी जाए तो आप आराम से इजीली ये इस इक्वेशन को यूज करके आप वहां पे मोलरिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े चलिए। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देन यू से आंसर क्या होगा बेटा, आंसर क्या है इसका कि द concentration of solution in gram per liter is called strength, is called strength। तो अभी देखते हैं हम जरा, हम लोगों ने लिखा कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन M इज इक्वल टू W/M इंटू V इन लीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एंड बात करते हैं क्या स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या था, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन को बोलते हैं, तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू W/V इन लीटर। इक्वेशन 2 मान लें। यहां पर बेटा अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर देखते हैं, क्या देखते हैं, फर्स्ट को डिवाइड कर दे सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, क्या बनेगा, मोलरिटी अपॉन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू W/M, और ये V आपका लीटर में है, अपॉन यहां भी क्या है W और V किस में है आपका, लीटर में है। तो ये W से W कैंसिल, V से V कैंसिल, क्या बचा बन रहा आपका, मोलरिटी अपॉन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1/m। या हम यहां से कह सकते हैं, सॉरी ये स्मॉल m लेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा बेटा, स्मॉल m हम रिप्रेजेंट कराते हैं किसको, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को, और कैपिटल M इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे जो आप इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू M इंटू M, M इंटू M। ग्राम पर लीटर को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो
is equal to m into m. Small m is the mass of solute and capital M is the molarity of solution. हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या लिख देते हैं इसको, strength is equal to molar mass into molarity. So this is the relation between strength and molarity of solution. क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं. किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी, उस मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू वी इन लीटर. स्मॉल w क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, स्मॉल m इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन होती है. ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आया, क्या आया है कि मोलरिटी अपॉन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1/m. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये मोलरिटी. मोलरिटी भी बेटा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक वे है. ठीक है, मोलरिटी देखते हैं क्या होती है. द नंबर ऑफ moles of solute present in per kg of solvent is called molality. It is denoted by small m dash and is expressed in mole per kg. यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा कि यहां पे जो सोल्यूट के मोल्स लेने हैं हमें, मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ध्यान रखेंगे. अभी तक जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म हम लोगों ने देखे हैं वहां पे हम सॉल्यूशन कंसीडर करते थे, बट यहां पे क्या लेना है, हमें सॉल्वेंट लेना है. ओके, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी. और बेटा मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम स्मॉल m डैश से. कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ध्यान रखिएगा. अगर स्मॉल m है तो यहाँ स्मॉल m किससे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट के मोलर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं. कैपिटल M जो होता है बेटा वो हम यूज करते हैं मोलरिटी के लिए, मोलरिटी के लिए यूज करते हैं. और अगर स्मॉल m डैश है तो इसको हम यूज करते हैं मोलरिटी के लिए. तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें. डिफिनीशन क्या हो गई मोलरिटी के, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी. सोल्यूट के कितने मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हैं उसे ही हम उस सॉल्यूशन की मोलरिटी बोलते हैं. ठीक है, मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m डैश से. और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है बेटा मोल पर केजी. इसकी यूनिट है मोल पर केजी. तो यहां फॉर्मूला देख लेते हैं. मोलरिटी इज इक्वल टू n बाई कैपिटल W इन केजी. n बेटा यहां पे क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. ये बेटा सोल्यूट के मोल्स हो गए. एंड कैपिटल W इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम. ये हो गया आपका मोलरिटी का फॉर्मूला. एंड वी नो दैट मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m. मोलर मास, मोल्स सोल्यूट के मोल्स क्या होते हैं बेटा, स्मॉल w. स्मॉल w क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. अगर इसको उठा करके हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो n के प्लेस पे w बाई m रख देंगे. w बाई m
इनटू कैपिटल W इन किलोग्राम। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m डैश इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इन किलोग्राम। सपोज दैट अगर किसी क्वेश्चन में जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो किलोग्राम में नहीं दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इन ग्राम। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है ना? बहुत आराम से चलते, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते चलेंगे। ओके, देखते हैं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होती है बेटा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं क्या कि टेम्परेचर पर वही डिपेंड करता है जहां पे क्या हो, वॉल्यूम। चूंकि इन फॉर्मूलाज में कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है, इसमें सारे फॉर्मूलाज में क्या आ रहा है, मास आ रहा है, चाहे वो मास हो या मोलर मास हो। और मास कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा तो मोलैलिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है ना? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर कितना भी कम कर दिया जाए, लेकिन मोलैलिटी पर कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना? ठीक है, इफ मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इज गिवन देन द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट इज गिवन बाय। अगर किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन किस में दे रखा हो, मास परसेंट में दे रखा हो, और पूछा जाए क्या कि उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालिए, तो वहां पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे कि मोलैलिटी इज इक्वल टू x इंटू 1000 अपॉन m इंटू 100 माइनस x। और बेटा यहां पे जो x यूज किया गया है, x इज अ मास परसेंट। x क्या है, 5%। सपोज दैट किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन x% बाई मास है, तो मोलैलिटी अगर निकालना है तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे कि मोलैलिटी इज इक्वल टू x इंटू 1000, x क्या है, मास परसेंट, अपॉन m इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इनटू 100 माइनस x। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा कि मोलैलिटी क्या है। ठीक है, मोलैलिटी को कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्यों नहीं करती है ये भी आप क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मास परसेंट में अगर दे रखा हो और मोलैलिटी आपको निकालनी हो तो भी आप मोलैलिटी को अच्छे से निकाल पाएंगे। क्लियर है ना? यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली बेटा चीज है, याद रखेंगे कि टेम्परेचर पे कौन कौन डिपेंड नहीं करता है। तो अभी आपने देखा क्या कि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा क्या नहीं डिपेंड करता है, इसके अलावा मास परसेंट नहीं डिपेंड करता है। अगर मास परसेंट सॉल्यूशन का दे रखा वो भी डिपेंड नहीं करेगा। और क्या डिपेंड नहीं करता है बेटा, मोल फ्रैक्शन नहीं डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन भी डिपेंड नहीं करता है। कई बार बोर्ड परीक्षा में या फिर कंपटीशन एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो वहां पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उन चारों ऑप्शन में से इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसी को टिक कर देंगे, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, या कई बार ऐसे दे रखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, और वहाँ पे ये तीनों चीज़ें दे रखी हों और लास्ट में दे रखा हो ऑल ऑफ दीज, तो आप ऑल ऑफ दीज का आंसर लगा लेंगे। क्लियर है ना? ये तीनों याद रखेंगे, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया ना? मोलैलिटी समझ में सबको आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं। अगर बेटा किसी सॉल्यूशन, अगर हम कहें किसी सॉल्यूशन की अगर मोलैलिटी जो है, किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी अगर 1 हो तो उस सॉल्यूशन को बेटा बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन। उसको बोलेंगे मोलल सॉल्यूशन। मोलैलिटी किसी सॉल्यूशन की दे रखी है और मोलैलिटी की वैल्यू 1 है तो उसको क्या कहेंगे, मोलल सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1/2 हो तो उस बेटा उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सेमी मोलल सॉल्यूशन बोलेंगे, सेमी मोलल बोलेंगे। जैसे मोलैलिटी में मैंने बताया था वैसे ही। ठीक, अगर मोलैलिटी 1/10 हो तो क्या बोलेंगे उसको, अगर मोलैलिटी आपकी 1/10 है तो बेटा इसको बोलेंगे डेसी मोलल सॉल्यूशन, डेसी मोलल सॉल्यूशन। और अगर बेटा मोलैलिटी आपकी 1/100 है तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सेंटीमोलल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है ना? इतनी चीजें आप याद रखेंगे। ओके,
तो मोलरिटी हो गई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला बेटा टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम या पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी। सोल्यूट का कितना पार्ट 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में है, सोल्यूट का कितना पार्ट 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में है उसे हम पीपीएम बोलेंगे, और सोल्यूट का कितना पार्ट 1 बिलियन में है उसे हम क्या कहेंगे, पीपीबी बोलेंगे। ओके, द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6। इस बेटा 10 टू द पावर 6 को ही क्या बोलते हैं हम, मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम। सोल्यूट का ग्राम में कितना अमाउंट सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट यानी कि 10 टू द पावर 6 पार्ट में प्रेजेंट है उसे ही हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम के टर्म में बोलेंगे। क्लियर है ना? एंड द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 9 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा 10 टू द पावर 9 जो है इसी को बेटा हम बोलते हैं बिलियन, इसी को क्या बोलते हैं, बिलियन। तो 1 बिलियन में 1 बिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम पार्ट प्रेजेंट हैं उसे क्या कहेंगे हम, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर बिलियन यानी कि पीपीबी इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर बिलियन यानी पीपीबी। तो क्लियर हो गया ना कि द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm and the amount of solid present in grams in 10 to the power 9 grams of the solution is called concentration in terms of ppb। दोनों को बेटा निकालने के लिए फॉर्मूला भी देख ले। पीपीएम में कंसंट्रेशन अगर निकालना है तो पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, बेटा यहां ध्यान रखेंगे इन ग्राम्स लेंगे, सोल्यूट इन ग्राम इनटू 10 टू द पावर 6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। अगर पीपीबी में निकालना है, पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 10 टू द पावर 6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। अगर ऐसे रख देंगे तो हमें कंसंट्रेशन पीपीएम में पता चल जाएगी। ऐसे ही अगर हम पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी में कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 10 टू द पावर 9 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, पीपीबी हो जाएगा। तो आई थिंक पीपीएम और पीपीबी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, साथ में नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग, लिखते रहिए, आपके नोट्स बनते जाएंगे, आपको बोर्ड परीक्षा में आसानी होगी तैयारी करने में। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या होता है फॉर्मेलिटी? द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन at a particular temperature is called formality of the solution. It is denoted by F and is expressed in mole per liter. यहां पे एक चीज बिल्कुल आपको याद रखनी है कि फॉर्मेलिटी जो कंसंट्रेशन का टर्म है ये कब हम निकालते हैं, तो जब आपका सोल्यूट कैसा हो, आयनिक सोल्यूट। अगर किसी आयनिक सोल्यूट को सॉल्वेंट में घोलकर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है तो वहां हम कंसंट्रेशन फॉर्मेलिटी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, जैसे आपकी मोलरिटी थी सेम बिल्कुल वैसे ही क्या है, मोलरिटी है। फॉर्मेलिटी के टर्म में हम यहां पे क्या लेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास लेंगे। क्या लेंगे? ग्राम फॉर्मूला मास लेंगे, और जो कि किस में हो, पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। F इज इक्वल टू W अपॉन जी एफ एम इंटू वी इन लीटर। बेटा जी एफ एम जो है यही क्या है आपका, ग्राम फॉर्मूला मास है, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास।
तो ग्राम फॉर्मूला मास, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाला जाता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स का फिक्स्ड कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है। वहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो बेटा क्या होता है, ऐसा फार्मूला होता है जो उनके उस मॉलिक्यूल में एट जो आयंस हैं, आयंस के सिंपल फॉर्म रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का आप फॉर्मूला लिखते हैं NaCl। ये कोई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये इसका क्या है, ये सोडियम क्लोराइड का NaCl जो है ये सिंपल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है, जो इसमें आयंस के सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बता रहा है कि इसमें 1 और (1) 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन, 1 सोडियम और 1 क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है। हम इसको क्या लिखेंगे, NaCl लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, ग्राम फार्मूला मास निकालते हैं। क्लियर हो गया ना आपको? चलिए ठीक है, अगला बेटा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स, फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश, फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग। क्लियर? कहते हैं ना 100 में कितने नंबर आए आपके। हिंदी का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर आपका चल रहा है, बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री का पेपर कितने का होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो 100 में से कितने आए, कहा आपने 60 आए, तो 60 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 60 100 का क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक वैसे ही द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, आप जानते हो कि बाइनरी सॉल्यूशन है, उस बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है। यहाँ पे हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। आपको याद दिला दें कि सोल्यूट कौन सा होता है और सॉल्वेंट कौन सा होता है। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट बेटा है, एक सोल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन सा कंपोनेंट होगा, जो सॉल्यूशन में स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। और सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, जो ग्रेटर अमाउंट में वो बना होता है वो। सपोज दैट आपको शरबत बनाना है, आपने शुगर लिया और पानी में घोल दिया, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया, शरबत बन गया। तो यहाँ पर चीनी की अमाउंट पानी की रेस्पेक्ट में क्या थी, कम थी, तो चीनी क्या होगी आपकी, सोल्यूट होगी, और पानी क्या होगा आपका, सॉल्वेंट। तो लेसर अमाउंट में जो है वो सोल्यूट, ग्रेटर अमाउंट में है तो सॉल्वेंट। एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन जो बनेगा बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, चाहे वो सोल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, एक है सोल्यूट और एक है दूसरा क्या, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक, अगर हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सोल्यूट के मोल और सॉल्यूशन के मोल, तो सॉल्यूशन के मोल क्या होंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल। अभी हम लोग देखते हैं, अ सॉल्यूशन मेनली हैव 2 कंपोनेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाय x। यानी मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल X से डिनोट कर देंगे। इट इज इफ अ सॉल्यूशन हैज स्मॉल n मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड कैपिटल N मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कोई सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें स्मॉल n मोल किसके हैं, सोल्यूट के हैं, और कैपिटल N मोल किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। तो क्या होगा देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हमने अभी कहा जिस फ्रैक्शन का मोल निकालना हो, जिस कंपोनेंट का मोल निकालना हो, उसके मोल और सॉल्यूशन के मोल्स का रेशियो ही क्या कहलाएगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो हमने मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया था, यहाँ पे सोल्यूट लगा दिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम ये भी जानते हैं बेटा कि स्मॉल n जो है वो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w बाई स्मॉल m। मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ जो है सोल्यूट। ऐसे ही कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। कैपिटल W इज द मास ऑफ सॉल्वेंट एंड कैपिटल M इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको उठा के बेटा यहाँ पे रख देते हैं तो क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, स्पेलिंग सही कर लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इस स्मॉल एन के प्लेस पे रख देंगे स्मॉल डब्ल्यू बाई एम, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एन स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब अगर मोल्स डायरेक्ट दे रखे हैं तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर मोल्स नहीं दे रखे हैं, मास दे रखा है उनका, तो हम फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं। क्लियर हो गया ना, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ऐसे ही सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे भी अगर हम यही वैल्यूज उठा करके पुट करते हैं यहां पे, तो बेटा क्या बनता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। तो ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, देखते हैं आगे। In a binary solution, sum of mole fraction of solute and solvent is always equal to 1. अभी यहाँ पे बेटा हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हैं, तो दो कोनो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, जरूरी नहीं बेटा आपको बाइनरी सॉल्यूशन ही। सपोज दैट कोई ऐसा सॉल्यूशन है टर्नरी जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, ए है मान लो, एक है बी और एक है सी। 3 कंपोनेंट थे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1। किसी भी सॉल्यूशन में ध्यान रखने वाली बात है बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होंगे उन सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंटेड इन अ सॉल्यूशन हैज सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होंगे उन सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, आगे बेटा देखते हैं। कह रहे मोल फ्रैक्शन इज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अभी हमने बात की थी कि मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर हम कितना भी बढ़ाएं, कितना भी कम कर दें, लेकिन मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो वेरी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म नहीं है, और हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ही वेरी करता है। यहाँ पे क्या है, मास है, और मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मास डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। आई थिंक आप लोगों को मोल फ्रैक्शन समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन आपने दोनों पढ़ लिए हैं। आपने मोलैलिटी भी पढ़ ली, आपने मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो बेटा हम देखते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें, हमने कहा एक्स ए, सपोज a solution is prepared by dissolving solute A in solvent B. If the moles of solute is n, small n, and moles of solvent is capital N. एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट कैपिटल A और सॉल्वेंट क्या है, कैपिटल B, दोनों को मिला दिया गया और एक बाइनरी सॉल्यूशन बना लिया गया। तो उस बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
सोल्यूट क्या है, कैपिटल ए है, तो उसका मोल फ्रैक्शन में क्या मान लिया, एक्स है, तो एक्स ए इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज XB इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसको इक्वेशन मान लिया 2 मान लिया। ये दो इक्वेशन हम लोगों ने बना ली है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड दूसरा क्या बना लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम अब क्या करें, हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, क्या, एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये देखते हैं, ये आपका सेम पड़ रहा है, स्मॉल ये और ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा आपका, एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन हो गया। अब यहां जरा हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम एंड कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बनेगा, एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू, स्मॉल एन के प्लेस पे देखा हमने क्या रखा, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, और कैपिटल एन की जगह पे रखा क्या, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ऊपर आ जाएगा, ये कैपिटल एम हो गया। एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। क्या करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन इसको मान लेते हैं थर्ड। इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं, इस इक्वेशन थर्ड को दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें क्या बनेगा, एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू 1000 एक्स ए अपॉन एक्स बी एक्स ए इंटू 1000 और ये हो गया आपका एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर। इस 1000 को उठा करके हम जब इधर लाएंगे तो कहां आएगा, इस एम कैपिटल एम को अगर यहां पे हम ले आए, क्या बनेगा फॉर्मूला देखें, एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एक्स बी इंटू कैपिटल एम एंड इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर हम मोलरिटी वाले फॉर्मूले से देखते हैं बेटा, ये आपका डेटा दे रखा है, ये अगर देखें हम, अभी हम लोगों ने मोलरिटी देखी थी, उस मोलरिटी में जो हमारा फॉर्मूला बना था, अभी देखते हैं, ये देखिए, मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। ये किसके इक्वल थी, मोलरिटी के इक्वल थी, तो यहां हम इसको उठा करके रख सकते हैं। ये जो ये डेटा दे रखा है, हमें कह सकते हैं यहाँ पे कि स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलरिटी। जो स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू है, किसके इक्वल है, मोलरिटी के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे मोलरिटी रख सकते हैं। क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्स ए इंटू 1000 अपॉन
एक्स बी इंटू एम इज इक्वल टू मोलैलिटी. This is the relation between molality and mole fraction. XA into 1000 upon XB into M is equal to molality. बेटा यहां पे देखने के लिए बात एक ये भी है, ये जो XB है, we know that, क्या जानते हैं हम लोग, ये जो x हम जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है. सो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए भी लिखा जा सकता है. तो आपका जो फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला बनेगा बेटा, फाइनल फॉर्मूला देख लेते हैं क्या बनेगा. हमने यहां लिखा मोलैलिटी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 1000 upon capital M 1 minus XA, and this is the final relation. This is the final relation between molality and mole fraction. I think clear हो गया ना सबको. हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसका फॉर्मेशन कैसे किया गया, सोल्यूट ए को सॉल्वेंट बी में डिसॉल्व करके बनाया गया. अगर एज्यूम ये भी कर लिया कि सोल्यूट के स्मॉल एन मोल है और सॉल्वेंट के कैपिटल एन मोल है, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल. इक्वेशन फर्स्ट मान ली. सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल. ये इक्वेशन 2 मान ली हमने. 2 इक्वेशन बन गई. पहले इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. अब डिवाइड कर दिया तो हमारा जो फॉर्मूला बना क्या बन के आया, एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन. क्लियर. स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई एम एंड कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम. इनको यहाँ पे पुट कर दिया तो फॉर्मूला अपना ये बन गया. इस इक्वेशन को थर्ड मान लिया. इस इक्वेशन थर्ड को दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों से. जब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस कैपिटल एम को उठा करके हम इधर ले आएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा. और जो ये डेटा इधर बचा ये मोलैलिटी के इक्वल होता है. इसके प्लेस पे हमने मोलैलिटी रख दी तो फॉर्मूला ये बन गया. मोलैलिटी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एक्स बी इंटू कैपिटल एम. हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है. सो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, यहां पुट कर दिया. फॉर्मूला बन गया आपका एम डैश इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम इंटू 1 माइनस एक्स ए. दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा. मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के रिलेशन आपका बोर्ड एग्जाम कभी कोई पूछ भी लेता है. ठीक है. बाकी ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. न्यूमेरिकल में कई बार मोल फ्रैक्शन दे रखा होगा और आपसे मोलैलिटी पूछ ली गई होगी, या फिर मोलैलिटी दे रखी होगी तो मोल फ्रैक्शन पूछ लिया गया होगा. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो आशा है कि आज की यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अभी तक जो 2 वीडियो पहले शूट किए थे, ये तीसरा हो गया. इन तीनों पार्ट्स में आपका सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स तक पूरा क्लियर हो चुका है. ठीक है. मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारे तीनों वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे. आपने नोट्स इनके बना लिए होंगे. ठीक है. अगले जो वीडियो होगा, अगला जो पार्ट होगा, उस पार्ट में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे. इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बने रहेंगे. लगातार हम आपको वीडियो देते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए. इसी के साथ धन्यवाद. थैंक यू.